जय हिंद बच्चों। रिकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे, यानी अनुक्रम और श्रेणियां। अनुक्रम और श्रेणियों के अंतर्गत ही आपको समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप सीक्वेंस का मतलब समझें। तो अगर कभी आपको संख्याओं का कोई ऐसा समूह दिया जाए जो एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखा गया हो, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन। ये सभी आप देखते हो अनुक्रम के उदाहरण हैं। अनुक्रम के उदाहरण होने का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि अनुक्रम मीन्स ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो एक नियम के अंतर्गत लिखा गया। आप देखते हैं नियम के अंतर्गत मीन्स कि अगर किसी अनुक्रम के हमें 3 पद दे रखे हैं तो अगला पद चौथा या पांचवा या सातवां हमें लिखने को, तो हम आसानी से लिख सके। तो आप देखते हो 2, 5, 8, 11, 14 ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रूल लागू हो रहा है। वो रूल क्या है कि एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 इन इट्स प्रीवियस टर्म। अगर आप देखें 5 2 में 3 ऐड करने से आ रहा है 8, 5 में 3 ऐड करने से 11, 8 में 3 एंड सो ऑन। It is also an example of a sequence 1, 4, 9, 16, 25. You see that these numbers are the squares of natural numbers. 1 का square, 2 का square, 3 का square, 4 का square, 5 का square and so on. नेक्स्ट देखेंगे आप, मैंने लिखा है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो इनको अगर आप देखें तो ये क्या है? ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स प्रीवियस टर्म बाय 2। प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में 2 के गुणन से प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये भी एक सीक्वेंस है। लास्ट में मैंने लिखा है 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन, 1/9 डॉट डॉट डॉट। ये आप अगर देखें तो क्या है, 1/3, 1/5 सभी का न्यूमरेटर 1 है, लेकिन आप देखें डिनोमिनेटर 2 इंक्रीज हो रहा है। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड किया 7। तो ये सभी सीक्वेंस के एग्जाम्पल। अब सीक्वेंस अगर आप देखें तो सीक्वेंस 2 टाइप का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। उस सीक्वेंस को फाइनाइट कहेंगे, यानी फाइनाइट को हिंदी में कहते हैं परिमित। परिमित और अपरिमित अनुक्रम 2 टाइप के होते हैं। परिमित अनुक्रम जिसका फर्स्ट टर्म भी पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो, उसको आप फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इनफाइनाइट सीक्वेंस उसको कहा जाएगा जिसमें मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे लिख दिया जाता 1, 2, 9, 6। तो ये आप देखें दिस इज ए फाइनाइट सीक्वेंस एंड रेस्ट 3 आर इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इनका फर्स्ट टर्म तो सभी का हमें पता है, बट लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, सो दिस एंड दिस आर इनफाइनाइट सीक्वेंस, whereas this is a finite sequence. First term of any sequence is denoted by T1 or A1. Similarly, second term is denoted by T2 or A2 and so on. General term is denoted by Tn or An. तो किसी भी अनुक्रम का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट होंगे इसके। और अब आगे हम लोग देखेंगे कि इन्हीं में से कुछ सीक्वेंस आपके एपी होंगे, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं। कुछ आपकी जीपी होंगी जिनको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और कुछ आप देखते हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी होगी। तो इसमें अगर आप ये देखें, ये एक एपी है। तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके बारे में देखो। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। अब
समांतर श्रेणी का तात्पर्य किससे होगा? विच सीक्वेंस इज नोन एज एन एपी, किस अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहेंगे? तो आप बताएंगे ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। यदि किसी अनुक्रम के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव नियत रहे तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 11, 17, 23 इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एपी। ये आप देखें तो एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। क्यों? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज सेम एज फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड यू सी इट इज 6। तो मैंने अभी आपको यही बताया था, जिस अनुक्रम के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव नियत रहे उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एक और परिभाषा से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि यदि किसी अनुक्रम का प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक अचर संख्या के जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अदरवाइज यू विल से a sequence is said to be an AP if every term is obtained by adding or subtracting to its previous term by a constant quantity. Therefore, it is an example of AP. अब मैथमेटिकली अगर हमें किसी सीक्वेंस को AP डिफाइन करना हो या तो आप मैथमेटिकली इतना ही कह सकते हैं, a sequence is said to be an AP if Tn minus 1 equal to constant. This constant is called common difference of the given AP. इस कांस्टेंट को आप समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहेंगे। हिंदी में इसको सार्वंतर कहा जाता है और जनरली इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी को हम लोग केवल इतना ही अगर ध्यान रखें तो भी आप देखते हो कि एपी को इजीली डिफाइन किया जा सकता है। और कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हर चीज को मैथमेटिकली याद रखो। तो आप देखते हो मैथमेटिकली एपी की डेफिनेशन ये हुई है। अब आप जानते हो कि एपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमसे या तो nth टर्म पूछेगा या कोई पर्टिकुलर 20th टर्म या 30th टर्म इस प्रकार से पूछेगा, या सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूछेगा, प्रथम n पदों का योगफल, या और भी हमसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स पूछी जाएं उनको हम लोग किस प्रकार उनका आंसर देंगे ये आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो भी फार्मूले पढ़े हैं हमने, इन सभी फार्मूलों में कुछ लेटर्स यूज में आते हैं, जैसे ए है, डी है, एन है, टीएन है, एल है एंड एसएन है। A denotes first term of the AP. A समांतर श्रेणी के प्रथम पद को रिप्रेजेंट करेगा। D denotes कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर। N denotes टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि आप कह सकते हैं पदों की कुल संख्या। Tn denotes nth term or general term of the AP. Tn को आप कह सकते हो nth term और जनरल टर्म यानी कि nवां पद या व्यापक पद। L denotes लास्ट टर्म ऑफ द AP यानी कि अंतिम पद। एंड Sn denotes सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी प्रथम n पदों का योगफल। तो ये आप देखते हो डिफरेंट लेटर्स जो हमारे एपी से रिलेटेड चैप्टर में यूज होंगे। और साथ ही साथ आप एक चीज और देखेंगे कि जो भी फार्मूला आप समांतर श्रेणी से रिलेटेड हमें यहाँ देखना है या पढ़ना है उनमें एट ए टाइम 4 लेटर्स इनमें यूज में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछ दिया गया राइट द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एपी, तो आप जानते हो nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एपी इज denoted by Tn and you know Tn equal to A plus n minus 1 into D. This is nth term or general term of the AP.
आप देखते हो यही समांतर श्रेणी का nवां पद हो जाएगा। हो सकता है कभी nवां पद ना पूछे, हमसे कहते दी गई श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करो। तो व्यापक पद के लिए क्या देखना है, ऑप्शन देखने हैं। व्यापक पद के तौर पे nth टर्म भी हो सकता है, pth टर्म भी हो सकता है, rth टर्म भी हो सकता है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है आपसे वो एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहते राइट द जनरल टर्म ऑफ दिस एपी, इस समांतर श्रेणी का व्यापक पद लिखो। तो व्यापक पद के तौर पे अगर आप देखेंगे देयर आर 4 ऑप्शंस। Out of these 4 options, if each option is given in terms of n, then you will use this formula. Otherwise हो सकता है जनरल टर्म के तौर पे हमें p के टर्म में सारे ऑप्शन दे रखे हो, तो हम nth टर्म निकालने के बजाय उसका pth टर्म निकाल देंगे। तो कुल मिला के जनरल टर्म अगर अब आपसे पूछा जाए तो जरूरी नहीं nth टर्म ही हो, वो pth टर्म भी हो सकता है, वो rth टर्म भी हो सकता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर nth टर्म पूछे तो ये लगाएंगे, pth टर्म का है तो tp इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। तो ये आपका AP से रिलेटेड फर्स्ट फार्मूला हुआ। सेकंड, अगर कभी आप देखें यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ही अंतिम पद हो, यानी इफ nth टर्म बी द लास्ट टर्म ऑफ द AP, देन Tn is replaced by L and you will get L equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के अंतिम पद के लिए फार्मूला प्रयोग में लाएंगे। इसके बाद आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब है प्रथम n पदों का योगफल। तो प्रथम n पदों के योगफल के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा Sn इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और you know it can be written as n by 2 into a plus l. If first term and last term is given and the total number of terms also given, then sum of first n terms of an AP is obtained by this formula. तो ये सामान्यतः हम लोग समांतर श्रेणी में सूत्र प्रयोग में लाते हैं। अब समांतर श्रेणी में भी बहुत सी चीजें हमें जिसके बारे में पढ़ना है, इंक्रीजिंग AP क्या होती है, डिक्रीजिंग AP क्या होती है, और किसी एपी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या फर्स्ट टर्म पे डिपेंड करता है या कॉमन डिफरेंस पे। और हमसे पूछ सकता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक अशून्य अचर संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी होगा या गुणोत्तर श्रेणी होगा या हरात्मक श्रेणी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं एपी की, ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन छोटी छोटी चीजों पे बनता है। हम लोग जान नहीं पाते हैं, हम लोगों को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ आने के बावजूद भी जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो आपको लगता है अरे ये क्या हुआ है, ये तो हमें आता था अब नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा जो बीएससी कराते हैं एज वेल एज बीए बीएससी जो भी, लेकिन अगर उनसे रैंडमली कोई चीज पूछ दी जाए, अगर उनसे आप अचानक पूछ दें इज जीरो ए रियल नंबर, क्या जीरो एक वास्तविक संख्या है, तो शायद उनमें से आधे तो इस है, कुछ कहेंगे नहीं है, कुछ कहेंगे पता ही नहीं है, और तीन ही आप जानते हो केस बनते हैं, या तो हाँ या ना या पता नहीं है। जिनको हाँ वो भी डेफिनेटली नहीं डिफाइन कर सकते व्हाई इट इज ए रियल नंबर, और जिन्होंने कहा नहीं वो भी नहीं इसको बता सकते हैं। तो फाइनली हमें हर चीज छोटी से छोटी पता होनी चाहिए। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि द इंक्रीजिंग एन एपी इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एपी इफ के आगे 4 कंडीशन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आपको सही ऑप्शन पता होगा तभी आप आंसर लिख पाएंगे। तो इसलिए हमें ये सब चीजें अवश्य पता होनी चाहिए। तो देखें जरा कि एपी की प्रॉपर्टीज क्या, यानी समांतर श्रेणी के प्रगुण अगर हमसे पूछ दे तो वो क्या होंगे। अच्छा, उनको पढ़ने से पहले कुछ जो अभी जितना पढ़ा हम लोगों ने उस पे देखें। जैसे आपसे पूछ दिया गया समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का nवां पद लिखो। यानी इस समांतर श्रेणी का अगर आपको nवां पद लिखना है तो nवां पद लिखने के लिए मैंने भी फार्मूला बताया था। सबसे पहले आप दी गई समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म लिखेंगे। आप देखोगे फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 5 है, तो a इज 5,
कॉमन डिफरेंस आप जानते हो, कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो आप देखो 9 माइनस 5 यू विल गेट 4, ये सेकंड टर्म आ गया, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड nth टर्म एंड यू नो nth टर्म इज डिनोटेड बाय tn। तो tn आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यूजिंग द फार्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a मीन्स 5 प्लस nth टर्म फाइंड करना है तो n माइनस 1 रहेगा और d मीन्स 4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 4n plus 5 minus 4 you will get 1. So nth term of this AP is 4n plus 1. तो आपने देखा इस समांतर श्रेणी का nवां पद लिखने के लिए हमें ये इतनी स्टेप्स लिखनी पड़े। अब इसी nth टर्म को आप आसानी से एक मेथड से लिख सकते हैं जो कि इसको आप शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। उसमें आप इधर AP देखेंगे और उधर आंसर लिख देंगे। अब ये किस प्रकार संभव होगा, तो आप देखते हो nth टर्म लिखने के लिए कॉमन डिफरेंस तो डायरेक्ट हम लोग सीक्वेंस को देख के ही पता लगा लेंगे एपी को। यहाँ हम देखते हैं कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है। तो अगर nth टर्म पूछा जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस को n से मल्टीप्लाई करो, pth टर्म पूछा जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस को p से मल्टीप्लाई करो, यानी nth या pth या rth जो भी पूछा जाए कॉमन डिफरेंस से उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ nth टर्म पूछा गया है तो n को आपने किससे कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया। अब केवल एक चीज देखनी है कि कॉमन डिफरेंस से फर्स्ट टर्म ज्यादा है या कम, वेदर फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन और लेस देन कॉमन डिफरेंस। इन दिस कंडीशन यू सी दैट कॉमन फर्स्ट टर्म इज 1 मोर देन कॉमन डिफरेंस। यहाँ प्रथम पद कितना है 5, सार्वांतर कितना है 4। प्रथम पद सार्वांतर से 1 अधिक है तो प्लस लगाओ और कितना अधिक है उतना ऐड कर दो। आ गया होगा समझ में, यानी कि 4n plus 1। अब आप देखते हो जो चीज मैंने ये सब नोट करने के बाद निकाली वो डायरेक्ट लिख सकते थे। एक और एग्जांपल, अगर किसी ने आपसे कह दिया राइट pth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस अनुक्रम का पीवां पद लिखो। तो पीवां पद लिखने के लिए क्या करेंगे, आप देखते हो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस हमें देखते ही नजर आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, तो 6 को आप p से मल्टीप्लाई कर लें। अब आप यहां देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस से फर्स्ट टर्म एक छोटा है, कॉमन डिफरेंस 6 है, फर्स्ट टर्म आप देख रहे 5 है, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म इज 1 लेस देन कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस से कम है तो माइनस कितना कम है वो लिख देंगे। देयरफॉर pth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस। उम्मीद करते हैं आपको pth टर्म या nth टर्म लिखना आसानी से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल से देख लो। एक और अगर एग्जांपल आप देखें तो अब आप रैपिडली, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, धीरे धीरे हम लोगों की टेंडेंसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन 36 सेकेंड्स में लग के और सही ऑप्शन मार्क हो जाए। इसके लिए जरूरी है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जनरली हम लोग किस पे लगे रहते हैं, ट्रिक पे। ट्रिक, ये माना कि ट्रिक्स किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमारे लिए ये हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन। जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपको ट्रिक भी पता है तो भी कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं होगी तो भी आप विद इन टाइम आंसर नहीं लिख पाएंगे। कैलकुलेशन के साथ साथ कुछ हमें क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट पता होने चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट, बहुत से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट पे आते हैं, तो जरूरी नहीं उनको लगा के ही लिखा जाए। हम उनका आंसर अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा एपी में, हमसे कह दिया जाए कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू हो और क्यूवां पद पी हो तो उसका आरवां पद क्या होगा। अब सभी जानते हैं कि इफ pth टर्म इज q and qth टर्म इज p, then its rth टर्म विल बी p plus q minus r। अब अगर ये हमें याद है तो क्या सही ऑप्शन मार्क करने में कोई बुराई है? नहीं। तो अगर हम देखें तो इतनी चीजें अगर हमारे पास हैं,
ये भी हमारे लिए जरूरी है, बट दीज 3 कंडीशंस आर मोर एप्रोप्रिएट। ये सबसे ज्यादा मेरे लिए आवश्यक है और हमें ये चीज कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, डायरेक्ट रिजल्ट। और एक चीज बताएं, ट्रिक किसी के सिखाने से हम नहीं सीख सकते हैं। ट्रिक तभी सीखी जा सकती है जितने ज्यादा बार क्वेश्चंस आप लगाओगे। किसी क्वेश्चन को अगर आप कई बार लगाओ तो आपके दिमाग में स्वयं वो आइडिया आ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वही शॉर्टेस्ट मेथड ही हमारे लिए, आप देखते हो, ट्रिक का कार्य करता है। ट्रिक जितना अच्छा आप स्वयं से सीख सकते हैं, हो सकता है मैं भी कुछ बताऊं यहाँ पे, लेकिन जब आप उस चीज को बार बार करेंगे, जितने ज्यादा बार आप उसको अप्लाई करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते हो, हम लोग मैथ्स पढ़े हैं तो मैथ्स में हजारों क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन पता चला अलग ट्रिक से लग रहा है, तो क्या 1000 ट्रिक याद करेंगे? 1000 ट्रिक याद करने के बजाय हमें क्या करना है? हमें पहली तो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, और उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो वो एज ए डायरेक्ट रिजल्ट। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया, इसकी हेल्प से कई क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे कह दिया 17th term of an AP is 10, 10th term is 17, what will be is 30th term। यानी यदि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10 है, 10वां पद 17 है, तो इसका 30वां पद क्या होगा? मेरी बात समझ में आई है? 17वां पद 10, 10वां पद 17, 30वां पद पूछ रहा है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट। क्यों? 17वां पद 10, 10वां पद 17, तो 30वां पद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कंपेयर करें, P की जगह 17 है, Q की जगह 10 है, R टर्म कौन सा पद पूछा गया? 30वां, तो -30 कर देंगे, एंड यू सी इट इज -3। तो आप देखते हो आसानी से, अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो इस पे आधारित ये सिर्फ एक नहीं, देयर आर मैनी क्वेश्चंस। तो ये चीज जो मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रिंसिपल पे हमें अपने जीवन में स्टडी करना होता है। ये नहीं कि अब ट्रिक के भरोसे ही बैठे हैं कि ये ट्रिक एक प्रकार से आप समझ लो कि हम देखें, अगर ट्रिक से ही सबको समझ में आ जाए तो सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स, जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है और जिनको डायरेक्ट रिजल्ट पता है, सफलता उन्हीं को मिलती है। तो इसी में आगे आप देखें, अगर कभी हमें दे दिया जाए कि राइट द सम ऑफ find the sum of 5, 8, 14, 17 and so on। इस श्रेणी का के प्रथम, एक मिनट, अगेन भी राइट द क्वेश्चन, एक बार फिर से लिख रहे हैं। क्या लिखना है मुझे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n terms of the AP 5, 8, 11, 14। यानी कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। तो सभी आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप सूत्र लिखें। सूत्र क्या होता है? जब आपको फार्मूला पता होगा तो हम ये सोचेंगे कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आपने देखा फार्मूले में n/2 2a + n - 1 × d, ये किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें n की जरूरत है, तो nवां पद कह रहा है तो n को तो n से ही रिप्लेस करेंगे।
लेकिन ए मीन्स फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, तो यहाँ पे ए मार्क कर लिया, इट इज ए। कॉमन डिफरेंस आप देखते हो, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इज T2 minus T1 या T3 minus T2। So from this you get common difference is 3। और हमें A, D और N की जरूरत है, लिख दो N by 2, 2A means 10 plus N minus 1 into D means 3। After simplification you will get N by 2, 10 plus 3N minus 3। So overall 10 minus 3 is 7, so you will get N by 2 into 3N plus 7। Otherwise it can be written as half 3N square plus 7N। तो अब आपने देखा कि अगर ये क्वेश्चन हमें आ गया कि इसका n प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करो, तो आपने देखा मैंने इसको लगाया आपको समझाने के लिए मुझे इतनी स्टेप्स लिखनी पड़ी। अदरवाइज हमें स्वयं अगर ये करना हो तो हम इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं, क्लियर? और जब आप फास्ट कर सकते हैं तो उसके लिए उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें ये है कि जैसे मैंने nth टर्म को निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड बताया, सिमिलरली आप एक तो मेथड सिस्टमेटिक हो गया, दूसरा हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। अगर इसी क्वेश्चन के हमें ऑप्शंस दिए जाते तो आप इजीली चेक कर सकते थे। सपोज करो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 2n स्क्वायर प्लस 3n, सेकंड इज गिवन n प्लस 4, थर्ड इज गिवन हाफ 3n square plus 7n, and last option is given 2n square n square plus 4n। तो आप देखते हो अगर हम इसको ऑप्शन से चेक करते तो ऑप्शन से चेक करने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकालने के लिए कहा जाए, समांतर श्रेणी के किसी भी श्रेणी के n पदों के योगफल को ज्ञात करने के लिए कहे, यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ऑप्शन से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे ये हमें समझना है। अगर आप n इक्वल टू 1 लिखें, n इक्वल टू 1 लेने का मतलब है दी गई श्रेणी के एक पद का योगफल, और किसी भी श्रेणी के एक पद का योगफल उसके प्रथम पद के बराबर होता है। इट मीन्स द सम ऑफ वन टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू इट्स फर्स्ट टर्म। तो अगर आप इन ऑप्शंस में n की जगह 1 लिखें तो जो ऑप्शन हमें 5 दे दे वो सही ऑप्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे n के प्लेस पे 1 लिखें तो ये भी हमें 5 दे रहा है, ये 5 देगा, इट इज आल्सो गिव्स यू 5, ये भी 5 दे रहा है और ये भी 5 दे रहा है। इसका मतलब हुआ है कि सभी सही, और एक साथ सभी सही हो नहीं सकते हैं, इसलिए तुरंत आप n को 2 से रिप्लेस करो। n को 2 से रिप्लेस करने का मतलब है कि नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी अब हमें इस श्रेणी के 2 पदों का योग निकालना है। और 2 पदों का योग तो पहले चेक करो आ क्या रहा है, 13। मैंने नोट किया कि दी गई श्रेणी के 2 पदों का योग 13 है। अब जिस ऑप्शन में n के को 2 से रिप्लेस करने पे हमें 13 मिल जाए, दैट विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे हमने लिखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 6 यू विल गेट 14, जबकि हमें क्या चाहिए 13। ये केवल 6 देगा, ये भी नहीं है, नाइदर दिस नॉर दिस। यहाँ पे रखे देखो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस 14, 12 प्लस 14 26, 26 by 2 you will get 13, so this is the right answer। यहाँ पे भी रख के देखें तो ये हमें 13 नहीं देगा, therefore ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी आप देख रहे सही है, और हमें इसको चेक करने के लिए ये जरूर हमेशा ध्यान रखना है कि ये नहीं कि n इक्वल टू 1 रखने से 5 पहले में रख के चेक कर लिया और मार्क करके चले जाए। आप सभी में n को 1 से रिप्लेस करके देखेंगे, ऐसा तो नहीं मोर देन 2 ऑप्शन हमें सेम रिजल्ट दे रहे हैं या 2 आर मोर देन 2 ऑप्शन। अगर ऐसा है तो तुरंत n की वैल्यू चेंज करके
फिर से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें हमारा ये आप रिजल्ट दे रहा है, दैट विल बी राइट आंसर। ये तो हो गया है ऑप्शन से। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा, किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्म्स का सम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने nth टर्म लिखना बताया था, सिमिलरली यू कैन राइट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। किस प्रकार लिख सकते हैं जरा देखिए। कॉमन डिफरेंस को निकालिए। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस आप देखते हो 3 है। 3 का हाफ करेंगे, यानी फर्स्ट यू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट इट्स हाफ। इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर 3 है, 3 का हाफ लिखा हमने, वो हो गया 3/2। और इसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कह रहा है, अगर सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स कहता तो आप कॉमन डिफरेंस के हाफ को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते। इतना करने के बाद अब ये फाइंड करो कि 3/2 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए। तो 3/2 में अगर आप देखो 7/2 ऐड कर लें तो ये 10/2 यानी 5 आ जाएगा। तो जितना ऐड या सब्ट्रैक्ट, जरूरी नहीं ऐड ही करें। पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ 3/2 आया है, फर्स्ट टर्म उससे ज्यादा है या कम। यहाँ आप देखते हैं 3/2 से फर्स्ट टर्म ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7/2 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा हो प्लस साइन लगाओ, 7/2 और n से मल्टीप्लाई कर दो, और आप देखोगे यही मैंने फार्मूले से भी निकाला था। ये इधर देखो, आप सही ऑप्शन देखा है। समझ में आया होगा? नहीं तो एक और एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको, उसको देखें। एक और एग्जाम्पल सपोज करो 6, 10, 16, 20, 22, 6, 10, 14, 18, and so on. It is also an AP and we have to find sum of its p terms. इस समांतर श्रेणी के हमें p पदों का योगफल निकालना है। तो जब आप इस समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल निकालना हो तो सीधे क्या करना, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को निकालें। फर्स्ट यू फाइंड common difference for the given AP and it is 4. In this condition you see that common difference is 4. Common difference का हाफ 2 हुआ। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब p स्क्वायर से, क्योंकि हमें p पदों का योगफल निकालना है। जब आपने देखा 2p स्क्वायर आ गया, अब इस नंबर से देखो फर्स्ट टर्म कम है या ज्यादा, तो आप देखते हो इस नंबर से फर्स्ट टर्म ज्यादा है, यानी फर्स्ट टर्म इज मोर देन दिस नंबर। हाउ मच? 4। अगर 4 ज्यादा है तो प्लस का साइन लगाओ 4 और p से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ दिस AP। अब आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन क्या, अगर हम p की जगह 1 लिख के देखें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 6। देखो मिल रहा है, p 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 4 6 आ रहा है। अगर हम 2 लिखें तो 2 का मतलब सम कितना आना चाहिए? 16। जरा 2 लिख के देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 4 जा 8, ऐड करने पे आ गया 16। तो इस प्रकार आप देखते हैं हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल मिल जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो मैंने आज पढ़ाया है पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप अपने मित्रों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।